नमस्कार विद्यार्थियों, जो बच्चे रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। मैं संजय चौधरी संकल्प कोचिंग गंगानगर से आप सभी विद्यार्थियों के लेकर के आया हूं राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान में आधुनिक राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, यानी एक तरफ से राजस्थान जीके आपको कंप्लीट रूप से मिलेगा। तो फिर देर ना करें। ये एक इस प्रकार का कोर्स है कि 699 रुपये में आपको ये कोर्स परचेज करना है, अच्छी तरीके से देखना है। अगर कोर्स पसंद ना आए तो आप कोर्स को वापस कर सकते हैं और आपका कोई भी पेमेंट नहीं काटा जाएगा। मात्र 699, लेकिन ये ऑफर केवल 3 दिसंबर के लिए रहेगा। तो आज ही अभी इसी वक्त आप डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप गंगानगर को, और संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आप एक बार जरूर विजिट करें और पहले एक बार डेमो वीडियो जरूर देख लें। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो पहली बार आया है। तो रीट मुख्य परीक्षा की यदि कोई आपका भाई बंधु या आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आज और केवल आज 699 रुपये में राजस्थान की ज्योग्राफी, आधुनिक राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, ये पोर्शन आज सुबह 9:15 बजे ये कोर्स में लॉन्च करने जा रहा हूं अपनी बेटी मोनल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और मैं ये चाहता हूं कि भाई जितने भी आपको अगर डेमो देखना था तो रात्रि मैंने डेमो इसके अंदर दे दिया है, तो आप वो डेमो वीडियो देखिएगा। पहले 9:15 बजे कुछ डेमो वीडियो और भी आने वाले हैं, वो आराम से वीडियो देखिए, अपने घर वालों को दिखाइए, जो जॉब में लगा हुआ है उसको बताइए। और फिर अगर आपको लगे कि संजय सर ने कुछ शानदार काम किया है तो आप ये कोर्स परचेज कर लेना। अगर पसंद ना आए तो केवल और केवल आज के दिन ही 10 बजे, रात्रि 10 बजे से पहले वापस कर देना, कोई चार्ज आपका नहीं काटा जाएगा। और कल से इसका रेट 1500 से 2000 होने वाला है, तो ये देख लेना कि फिर कहोगे कि सर बताया नहीं, मैंने बता दिया है। तो यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एफएसओ की तैयारी करना चाहते हैं, रीट सीटी सूचना सहायक की तैयारी करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है संकल्प कोचिंग गंगानगर में। तो ये रीट का आज कोर्स कंप्लीट रूप से एप्लीकेशन पर मिलेगा, संकल्प ऐप गंगानगर को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसके अंदर आप इस कोर्स को परचेज करें। तो आज का क्वेश्चन शानदार जानदार क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी निम्न में से किस जिले में स्थित है? बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर। जितना बता रहा हूं उससे 12% जाता ही नहीं है, तो इसका आंसर है बूंदी। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में, ये राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी है। आपको पता है, एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में लंबी बावड़ी कहां है? नाम है बावड़ी का, और लंबी बावड़ी धौलपुर में है। धौलपुर क्षेत्रफल में छोटा है लेकिन बावड़ी लंबी है। वहां क्षेत्रफल में छोटा, बावड़ी लंबी। लेकिन वैसे सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। कहां पर है? बूंदी में। बूंदी में नाथावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, नाथावती के द्वारा, ये याद रखिएगा, नाथावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दौसा, दौसा में चांद दिखेगा, दौसा में चांद बावड़ी। आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी कहां है? आभानेरी दौसा। सदाबहार क्वेश्चन है, सदाबहार। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। कि नौलखा बावड़ी कहां है? डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। और जैसलमेर में रामदेव जी देंगे पर्चा, पर्चा, पर्चा बावड़ी जैसलमेर में है, पर्चा बावड़ी जैसलमेर में है। जैसलमेर में देंगे रामदेव जी पर्चा, पर्चा बावड़ी जैसलमेर में। तो नौलखा डूंगरपुर में, दौसा, दौसा में चांद बावड़ी, तो रानी तो बूंदी की है। कोडमदेसर बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की बड़ी बावड़ी बोलते हैं इसको, बीकानेर में है ये। कोडमदेसर की बावड़ी बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर। दूध बावड़ी माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, मां का दूध, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहां है? माउंट आबू में है।
दूध बावड़ी माउंट आबू में है। कभी कभी किसी आपस में झगड़ा हो जाता है तो बोलता है ना कि तूने माँ का दूध पिया है क्या, है ना, याद रखना है बस। माउंट आबू में दूध बावड़ी, माउंट आबू में दूध बावड़ी। पन्ना मिन्ना बावड़ी आमेर में, पन्ना मिन्ना बावड़ी आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। चमनो तो भीलवाड़ा में है, चमना भीलवाड़ा में, चमना भीलवाड़ा। कोई पूछे अरे चमना कहाँ है, तो चमना भीलवाड़ा में है, चमना भीलवाड़ा, चमना भीलवाड़ा। एक अंदाजा रखो काम चलेगा बस। तो बताओ, कोडम देसर बावड़ी बीकानेर, दूध बावड़ी माउंट आबू में है, माउंट आबू में है। पन्ना मीना आमेर, पन्ना मीना आमेर। चमना बावड़ी भीलवाड़ा, चमना भीलवाड़ा। जैसलमेर में रामदेव जी देंगे पर्चा, और डूंगरपुर में नौलखा तो दौसा में दिखेगा चांद, और बूंदी रानी को खिला दो बूंदी, रानी को खिला दो बूंदी। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। स्टेप वेल्स ऑफ सिटी बूंदी, बावड़ियों का शहर बूंदी, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी बूंदी। राजस्थान की काशी है बूंदी, राजस्थान की काशी है बूंदी। राजस्थान की द्वितीय काशी जयपुर है, द्वितीय काशी जयपुर है। राजस्थान की लोडी काशी बांसवाड़ा को कहते हैं, लोडी काशी बांसवाड़ा को कहते हैं। और याद रखिए, राजस्थान की उपकाशी डीडवाना को कहते हैं, डीडवाना को कहते हैं। डीडवाना कहाँ है, डीडवाना नागौर है, डीडवाना नागौर को राजस्थान की उपकाशी कहते हैं। और बावड़ियों के जो कारीगर हैं उसको कारगर कहते हैं। और कहाँ के फेमस हैं, भीनमाल के फेमस है, ये भी याद रख लेना, भीनमाल के फेमस हैं ये कारीगर। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, जैसलमेर में रामदेव जी देंगे पर्चा। कोडम देसर बीकानेर, कोडम देसर बीकानेर, रानी को खिला देना बूंदी, दौसा में दिखेगा चांद। और उसके बाद में ये जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सभी, और चमना भीलवाड़ा में है, चमना भीलवाड़ा में है। एक आता है चार घोड़ा बावड़ी, जयपुर में है। चार घोड़े तो जयपुर में, और हाथी है जोधपुर में, हाथी बावड़ी, हाथी को खिला देना खरबूजा, खरबूजा बावड़ी भी जोधपुर में है, हाथी खरबूजा जोधपुर में है। तो बावड़ियों का शहर बूंदी है। तो एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और कर दीजिए अपने ग्रुपों में शेयर। और दूसरी बात, यदि रीट की कोई तैयारी कर रहा हो तो आज से बढ़िया कोई सुनहरा अवसर नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि तुलसियाणों की बावड़ी, अब आपके लिए क्वेश्चन है, तुलसियाणों की बावड़ी, तुलसियाणों की बावड़ी, तुलसियाणों की बावड़ी बताओ कौन से जिले में है। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि तुलसियाणों की बावड़ी, तुलसियाणों की बावड़ी कौन से जिले में है। ये क्वेश्चन आज का है, इसका आंसर आपको देना है। और बेटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कोर्स लेकर के आया हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि सभी आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत। वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, 1955 में। वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में कितने अभयारण्य बना दिए, 5। उनमें से 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक रणथंभौर, एक दर्रा, एक फेमस है सरिस्का, याद करना ऐसे। और 2 धौलपुर के हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो धौलपुर में वन विहार है और एक केसरबाग है, एक वन विहार है और एक केसरबाग है। एक प्रश्न आता है, सदाबहार क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन आता है सीधा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे होता है ना, 2 ही तो प्रश्न है, या तो वो कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बताओ, आप कहोगे 1986। एक आता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972। अब प्रश्न पूछे कि इस अधिनियम को भारत सरकार ने कब अपनाया। भारत सरकार ने इसे 9 सितंबर 1972 में अपनाया था, 72 में अपनाया। इस अधिनियम को राजस्थान सरकार ने, कि राजस्थान सरकार ने कब अपनाया इस अधिनियम को, 1
सितंबर 1973 में अपनाया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। भारत सरकार ने कब अपनाया? 9 सितंबर 1973। राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? 1 सितंबर 1973। वन्य जीव संविधान में किस सूची का विषय है? अगर आपसे पूछे कि जो वन्य जीव है ये संविधान में किस सूची का विषय है? वन्य जीव संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। पहले जो ये वन्य जीव है ये राज्य सूची का विषय था। कि पहले ये किस सूची का विषय था? पहले यह राज्य सूची का विषय था। पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बहुत ही शानदार लाइन है ये। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि 42 जो अपने पूछा जाए कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप कह दो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम तो 1972। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप कह दो 1986, है ना। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। भारत सरकार ने कब अपनाया? 9 सितंबर 1972। और राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? 1 सितंबर 1973। वन्य जीव संविधान की किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। पहले किस सूची का विषय था? तो ये कह देना राज्य सूची का विषय था। कब इसको समवर्ती सूची में शामिल किया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? वन्य जीवों के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप ये कह दो कि वन्य जीवों को तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये 3 भाग? तो ये 3 भाग हैं। 1 नंबर पे मैं लिख रहा हूं राष्ट्रीय उद्यान, केंद्र सरकार के अंडर में आता है जो राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा भाग है अभ्यारण्य, दूसरा भाग है अभ्यारण्य का। और तीसरा भाग है आखेट निषिद्ध क्षेत्र का। आखेट निषिद्ध क्षेत्र जहां पर शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, वो वाला होता है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो वन्य जीवों के क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण्य और एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र। एक राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण्य, एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको क्लास में याद हो जाए। टॉपिक है अभ्यारण्य का। भारत में वन्य जीवों की दृष्टि से पहला स्थान असम का, दूसरा स्थान राजस्थान का। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रावधान सबसे पहले सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया। फिर उसके बाद में कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क और 51 क में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली रियासत है टोंक 1901। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली पहली रियासत जोधपुर 1910। वन अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत है अलवर 1935। राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण पक्षी संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1951। राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955। 1955 में राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई और वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर ही 1955 में 5 अभ्यारण्य बना दिए। याद करना है तो कह दो 2 राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव नहीं है तो रणथंभौर और दर्रा। एक फेमस है सरिस का, 2 धौलपुर के हैं, एक वन विहार और एक केसरबाग। एक वन विहार और एक केसरबाग।
फिर उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। भारत सरकार ने कब अपनाया? 9 सितंबर 1972। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973। वन्य जीव संविधान में किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, पहले ये क्या था? राज्य सूची का विषय था, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटाकर इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के क्षेत्रों को कितने भागों में? 3। 1 नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान, 1 पे अभ्यारण्य और 1 पे आखेट निषिद्ध क्षेत्र। अब अपने बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आखेट निषिद्ध क्षेत्र पर। पूरा ध्यान से अगर सुनते रहोगे ना तो सारा कुछ याद होगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतता वही है जो डरा नहीं। अब बात करते हैं कि अभी हमने 1 नंबर पे बात की थी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछा कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कितने, तो आप कह दो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कितने, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 1 नंबर पर बना था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में। है कहां पर? सवाई माधोपुर में है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना था केवलादेव। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा उसको 80 में मिला, इसको 81 में मिला। और है कहां पर? ये भरतपुर में है कहां पर? भरतपुर में है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान दर्रा। दर्रा का नाम बाद में बदल कर दिया था मुकुंदरा। दर्रा का नाम बाद में मुकुंदरा हिल्स कर दिया था। और ये जो मुकुंदरा हिल्स है ये 2 जिलों में है, एक है कोटा और एक है झालावाड़। अब आपसे पूछा जाए कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 9 जनवरी 2012 में मिला था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो 2012 में मिला था, जनवरी 2012 में। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। सबसे बड़ा अगर कोई पूछे राष्ट्रीय उद्यान बताओ तो रणथंभौर, छोटा पूछ ले तो केवलादेव बोल देना। इनमें से ही अगर कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो रणथंभौर है। बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो रणथंभौर है। आपसे पूछा राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो केवलादेव है। केवलादेव है, छोटा तो केवलादेव, याद रखिएगा। बड़ा कौन सा है? रणथंभौर है। छोटा कौन सा है? केवलादेव है। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। रणथंभौर को 80 में दर्जा मिला, केवलादेव को 81 में मिला और इसे 2012 में मिला। जब केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था ना, तभी केवलादेव को रामसर साइट का भी दर्जा मिला था। रामसर साइट केवलादेव बना था ना, वो भी कब बना था? 1981 में बना था। एक बात ये याद रख लेना, केवलादेव को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 1981 में मिला। राजस्थान में 3 तो राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित हैं? तो 4। कितने अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर, और उनकी संख्या है 4। ये है कौन कौन से? है कौन कौन से? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये 4 हैं। एक तो याद रखिए मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान, मरु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य बोलते हैं ना, ऐसे बोल दो इसको, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। ये राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। एक दूसरा आप याद रखो सरिस्का, 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 ये भी
प्रस्तावित है। एक आप याद रखो सरिस्का अलवर में है, ये आपको पता ही है, जैसलमेर बाड़मेर में। तीसरा ताल छापर, तीसरा ताल छापर चूरू वाला प्रस्तावित है। और चौथा है कुंभलगढ़, चौथा है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ बाघ परियोजना के लिए भी प्रस्तावित है और इसके लिए भी प्रस्तावित है। राजस्थान में कितने अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है? तो 4। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में है। कौन से 2 जिलों में है? एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। सरिस्का कहां पर है? अलवर में है। ताल छापर कहां पर है? चूरू में है। कुंभलगढ़ कहां पर है? उदयपुर में, पाली में और राजसमंद में है। उदयपुर, पाली और राजसमंद में है। तो राजस्थान में कितने अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है? तो आप ये कह दो कि 4। कितने राष्ट्रीय उद्यान बन चुके हैं? तो आप कह दो 3। कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। नमस्कार। तो अभी आप डेमो देख रहे हो रीट मुख्य परीक्षा कि संजय सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कैसे कराते हैं। तो आराम से देख लेना, अच्छा लग जाए तो पहले खुद ले लेना, उसके बाद अपने दोस्तों को बता देना और ये बता देना कि संजय सर ने केवल और केवल 3 दिसंबर के लिए ये ऑफर दिया है। उसके बाद कभी भी 699 में कोर्स नहीं मिलेगा, 1500 से 2000 रुपए में मिलेगा। तो अपने जितने भाई बंधु हैं उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको डेमो अच्छा लग रहा होगा। जय हिंद। तो खनिज का इंट्रो भी होने पड़ा। अब हम खनिज 2 टाइप, धात्विक, अधात्विक। तो सबसे पहले धात्विक खनिजों को लेते हैं। धात्विक खनिज हम चलेंगे डिटेल के हिसाब से। दूसरी बात ये कि राजस्थान में जो मिलने वाले धात्विक खनिज है, प्रश्न सीधा आता है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है। इसको भी याद करने का एक आसान सा तरीका है, मैं आपको ये बता देता हूं। पहले आप लिख लीजिए अपने पास ट्रिक। सीता लोट में, सीता लोट में बैठी कोनी, सीता लोट में बैठी कोनी। और देखो इस एक लाइन में सब धात्विक खनिज आ जाएंगे। जितने भी धात्विक खनिज है राजस्थान से निकलते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो कुछ तो आसान हो ही जाएगा आपके लिए, कि कुछ आसान हो जाए तो फिर से सीसा हमेशा किसके साथ निकलता है? जस्ते के साथ। से सीसा, सीसा जस्ता, जहां से दोनों निकलते हैं वहीं से निकलती है चांदी। से बना दो सोना। सीसा जस्ता चांदी सोना, सीसा जस्ता चांदी सोना। ता से तांबा, तांबा। ले से लोहा, ले से लिथियम, ले से लोहा, ले से लिथियम। टंगस्टन, टंगस्टन। मैग्नीज, टंगस्टन, मैग्नीज, मैग्नीज। बेरेलियम, बेरेलियम, बेरेलियम। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट व निकल, कोबाल्ट व निकल। अब देखिए ये धात्विक खनिज है। आपको याद रखना है धात्विक खनिज कौन से हैं, बस बोल दो। सीता लोट में बैठी कोनी, सीसा जस्ता चांदी सोना, तांबा लोहा लिथियम टंगस्टन मैग्नीज बेरिलियम कोबाल्ट। सीता लोट में बैठी कोनी, इतना कहोगे तो ये याद हो गया सारा का सारा। और काम तो प्रैक्टिस का है। और हकीकत मानिए यहां से एक प्रश्न हल हो जाएगा, सीधा प्रश्न आएगा कि कौन सा खनिज कहां से निकाला जाता है। अब हम धात्विक में सबसे पहले बात करते हैं सीसे जस्ते की। सीसा जस्ता एक साथ लिखा जाता है ना हमेशा, तो याद रखिए कि ये मिश्रित अवस्था में निकलता है। सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में निकलता है, मिश्रित अवस्था में निकलता है। इस कारण इसे जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है। इस कारण इसे जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अवस्था में निकलता है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में निकलता है, इस कारण इसे जुड़वां खनिज कहते हैं। इसके अयस्क को गेलेना कहा जाता है, इसके अयस्क को गेलेना कहा जाता है, अयस्क को गेलेना कहा जाता है। ये भी याद रखिए, इसके अयस्क को गेलेना कहते हैं। अयस्क को क्या कहते हैं? गेलेना कहते हैं, ये याद रखिए।
सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान, सीसे जस्ते की अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ी खान कहां है, पहले कभी देवारी उदयपुर में होती थी जिसे अवैध खनन के चलते वर्तमान में कर दिया बंद। वर्तमान में अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी खान कहां है तो राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। कि वर्तमान में सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान अगर पूछे तो राजपुरा दरीबा राजसमंद में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। याद रखिए कि वर्तमान में तो राज करता है, राज में ही तो राज करता है, ऐसे याद रख लो, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहां है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहां है तो देवारी उदयपुर में है, देवारी उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 में हुई थी। 10 जनवरी 1966 में इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई, अमेरिका के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, अमेरिका के सहयोग से हुई थी, ये भी याद रखिए। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहां पर है तो आपके दो देवारी उदयपुर। स्थापना कब हुई, 10 जनवरी 1966 में। किसके सहयोग से हुई थी तो अमेरिका के सहयोग से हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर कहां पर है, एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ में है, चंदेरिया चित्तौड़ में है। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई तो इसकी जो स्थापना है वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। किसके सहयोग से स्थापित है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है। अगर पूछे सबसे बड़ी खान कहां है तो कह देना राजपुरा दरीबा राजसमंद में। लेकिन एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता कहां से निकलता है तो रामपुरा अंगुचा से। अगर पूछे आपसे कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता कहां से निकलता है, सीसा जस्ता कहां से निकलता है तो आप ये कह दो कि एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता है वो रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा से निकलता है। रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा से। लेकिन ज्यादा बड़ी खान तो राज करती है ना राजसमंद में, राजपुरा दरीबा राजसमंद, याद रखो। सर्वश्रेष्ठ है वो राम जी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ तो राम जी है, वो भी है तो राम, लेकिन राम तो सर्वश्रेष्ठ है, राज करेगी वो जो सबसे ज्यादा भंडार होगा, वैसे याद रख लो। तो बड़ी खान राजपुरा दरीबा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना देवारी उदयपुर में है। एशिया का सब सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ में है। अब हम बात करें कि सीसे जस्ते के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, कि सीसे जस्ते के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। सीसे जस्ते के प्रमुख क्षेत्र बताओ। अब देखो पर्सन जो है ना वो भाई साहब यहां से पूछा जाएगा आपसे, सबसे ज्यादा अगर पर्सन आने की संभावना है। 1 नंबर पे मैं लिख रहा हूं जावर उदयपुर, 1 पर है जावर उदयपुर। दूसरा है रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा व गुलाबपुरा भीलवाड़ा, रामपुरा अंगुचा व गुलाबपुरा भीलवाड़ा, रामपुरा अंगुचा व गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तीसरा है राजपुरा दरीबा राजसमंद, राजपुरा दरीबा राजसमंद, राजपुरा दरीबा राजसमंद, राजपुरा दरीबा राजसमंद। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा याद रखो, बरवाड़ा।
बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा है। ये कहां पर है अगर कोई पूछे तो ये सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। पांचवा है गुड्डा किशोरीदास अलवर। गुड्डा किशोरीदास, गुड्डा किशोरीदास ये कहां पर है? ये अलवर में है। गुड्डा किशोरीदास अलवर में है। अब बताइए वापिस, सी से जस्ते के कितने क्षेत्र हैं? 5 है। देखो, पहला जामर, दूसरा रामपुरा राजपुरा, चौथा चौथ का बरवाड़ा, चौथा चौथ का बरवाड़ा। इसे याद करो। गुड्डा हो चाहे बुड्ढा हो, गुड्डा हो चाहे बुड्ढा हो, शीशे के आगे तो किशोर बन ही जाता है। गुड्डा बुड्ढा शीशे के आगे किशोर बन जाता है। ऐसे याद रख लो। गुड्डा किशोरीदास अलवर याद रखो। 5 हैं, जामर, रामपुरा, राजपुरा, चौथ का बरवाड़ा, गुड्डा बुड्ढा किशोर। पहला जामर, दूसरा रामपुरा, राजपुरा, है ना। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि याद ना रहे। जनगणना 2011, राजस्थान और भारत तुलनात्मक अध्ययन अपने करेंगे, क्योंकि जहां जनसंख्या का टॉपिक राजस्थान का होता है वहां भारत का भी होता है, नहीं तो करंट से जरूर जुड़ा हुआ पार्ट होता है ये। तो दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो बार बार जब डिस्कस करोगे तो याद होगा। बस कोशिश करना कि साथ में लिखते रहिए, शॉर्ट नोट्स बना लो और बार बार दोहराते रहिए। जनगणना 2011, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का उल्लेख, जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और अबुल फजल ने अर्थशास्त्र और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में इस शब्द का उल्लेख किया था। अच्छा क्वेश्चन है। और अबुल फजल आईने अकबरी तो बहुत बार पूछा भी जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किया। जनगणना अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। कि जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में। यह कब हुआ था? 1948 में। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश, कि जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला आपसे पूछे कि विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश है भारत। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य अगर कोई पूछे तो आप कह देना आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? तो राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा, राजस्थान ने अगर कोई पूछे कि जनसंख्या नीति
जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? तो सन 2000 में की थी। कब की थी? सन 2000 में की थी। वापिस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का उल्लेख कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र अबुल फजल ने, आई ने अकबरी में किया। जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? 1948। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत का पहला राज्य बताओ? आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने कब की? तो सन 2000 में। कि राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? सन 2000 में की थी, ये भी याद रखिएगा। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना, विश्व की पहली आधुनिक जनगणना, विश्व की पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई थी। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई थी। आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई थी। और ये स्वीडन में आधुनिक जनगणना हुई कब थी? ये हुई थी 1749 में। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई, 1749 में हुई। विश्व की पहली दशकीय जनगणना, विश्व की पहली दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना ये 1790 में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। 1790 में अमेरिका में हुई थी विश्व की पहली दशकीय जनगणना। और इंग्लैंड की जनगणना, इंग्लैंड में जनगणना कब हुई थी पहली? तो इंग्लैंड की अगर कोई पूछे प्रथम जनगणना, इंग्लैंड की प्रथम जनगणना 1801 में हुई थी। 1801 में हुई थी। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा कि जनगणना अधिनियम 1948 में बना। जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और राजस्थान ने अपनी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? तो सन 2000 में। सन 2000 में, याद रखिएगा। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी? स्वीडन में 1749 में हुई थी। विश्व की पहली दशकीय जनगणना कहां हुई थी? अमेरिका में 1790 में हुई थी। इंग्लैंड में पहली जनगणना कब हुई? तो 1801 में हुई थी। 1801 में हुई थी। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत की पहली जनगणना, बहुत शानदार प्रश्न है ये, कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो याद रखना, भारत की जो पहली जनगणना है ना, वो 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और मेयो ने यह कहा कि भी भारत की जो जनसंख्या है ना, वो तो 25 करोड़ है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़ है। मेयो ने कहा कि भारत की जनसंख्या तो 25 करोड़ है। व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना, अगर आपसे पूछे कि व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना हुई थी 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और रिपन महोदय ने कहा नहीं, भारत की जनसंख्या तो 23 करोड़ है। इसका मतलब पहले ने जो आंकड़े दिए थे वो एक अनुमान था और दूसरे ने आंकड़े सही दिए थे। इस कारण जो आंकड़ों की गणना है सही तरीके से वो मानी जाती है 81 वाली। 81 की जनगणना है वो व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना है। और इसी कारण 1881 की जनगणना के बाद ही प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। ये भी याद रखिएगा। फिर दोहरा रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार दोहराने से ही याद होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द का उल्लेख कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र अबुल फजल ने, आई ने अकबरी में किया। जनगणना अधिनियम 1948 में पारित हुआ। जनगणना जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश भारत। पहला राज्य आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने सन 2000 में। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन 1749।
विश्व की पहली 10 की है, अमेरिका 1790। इंग्लैंड की पहली जनगणना 1801 में हुई थी। इंग्लैंड की पहली 1801 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872। किसके काल में? लॉर्ड मेयो। मेयो ने कहा भारत की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़। व्यवस्थित रूप से भारत की पहली जनगणना अगर पूछे व्यवस्थित रूप से भारत की पहली, तो 1881 लॉर्ड रिपन के समय में, और रिपन ने कहा कि नहीं, भारत की जनसंख्या तो 23 करोड़ है। किस जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी? तो कह देना 1881 की जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। अब बताओ कि जब भी काउंटिंग शुरू करोगे तो 72 से ही करोगे, क्योंकि पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में ही हुई थी, इसलिए काउंटिंग हमेशा ही 72 से ही करेंगे हम। 1872। फिर व्यवस्थित रूप से पहली हुई थी 1881। 81 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी, तो 81 के बाद आ गया 91। 91 के बाद 2001 मत कर देना, 1901 आएगा। 1901, 1901 के बाद 1911, 11 के बाद 21, 21 के बाद 31, 31 के बाद 41, 41 के बाद 51, 51 के बाद 61, 61 के बाद 71, 71 और 71 के बाद 81, 81, 81 के बाद 1981 के बाद 1991, 1991, 1991 के बाद 2001, 2001 और 2001 के बाद 2011। तो पहली जनगणना कब हुई? 72 में। व्यवस्थित 81, 91, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 81, 91, 1, 11। तो आज तक यहां तक ही जनगणना हुई है, ये तो फाइनल हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर पर्सन कैसे बनेंगे, और मैं आपके सामने पहले क्लियर कर रहा हूं, पर्सन यहीं से ही बनेगा। एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से उठने वाले हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। क्या इस सारणी को रट्टा मारना है? नहीं मारना, क्योंकि सारणी तो याद है अपने को। सारणी पर क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। भारत की पहली जनगणना, तो आप कह दो 1872, सही है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई भारत की पहली जनगणना। व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना, व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली 1951। अब कह दे कि स्वतंत्र भारत की जो पहली थी वो राजस्थान की, ये भारत की कौन सी थी? तो 2, 4, 6, 8 और 1, 9। ये भारत की कौन सी थी? ये भारत की तो थी 9वीं जनगणना। लेकिन ये स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? ये स्वतंत्र भारत की पहली थी, ये स्वतंत्र भारत की पहली थी। भारत की पहली 72, व्यवस्थित 81, स्वतंत्र भारत की 51, ये भारत की 9वीं जनगणना। अब उसके बाद 2011 की जनगणना भारत की कौन सी है? 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में जो जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं, ये भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। अब पूछे कि ये स्वतंत्र भारत की कौन सी है, कि स्वतंत्र भारत की बताओ ये कौन सी है? तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये स्वतंत्र भारत की तो 7वीं है। 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन है? तो कह दो सी चंद्रमौली। ये पेपर में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में की गई? तो सी चंद्रमौली के। और एक की जनगणना जयंत कुमार बोटिया के निर्देशन में हुई थी, जयंत कुमार बोटिया के निर्देशन में, जयंत कुमार बोटिया के निर्देशन में एक की जनगणना की गई थी, और 11 की जनगणना की गई थी सी चंद्रमौली के निर्देशन में। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना 21वीं सदी की कौन सी है? 21वीं सदी की।
21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है, ये याद रख लेना, क्योंकि पहली तो आपको पता है 2001 में हुई थी। 21वीं सदी की पहली तो 1 में हुई, लेकिन 2011 की जनगणना 21वीं सदी की पूछे आपसे तो आप ये कह देना कि 21वीं सदी की ये कौन सी थी, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। फिर उसके बाद 2011 की जनगणना जाति के आधार पर भारत की कौन सी थी, जाति आधार पर 2011 की जनगणना जाति आधार पर भारत की दूसरी जनगणना है। बहुत शानदार प्रश्न बताने जा रहा हूं आपको मैं कि 11 की जनगणना जाति के आधार पर दूसरी, तो कल को पूछे पहली बताओ तो कह देना 1931 की जो जनगणना है ना, ये भारत की जाति के आधार पर पहली जनगणना थी। ये जाति के आधार पर पहली जनगणना थी। जाति के आधार पर भारत की दूसरी कब की गई, दूसरी की गई 2011। 2011 की जो जनगणना है ना, ये जाति के आधार पर राजस्थान की पहली जनगणना है कि जाति के आधार पर राजस्थान की, जाति के आधार पर राजस्थान की प्रथम जनगणना है, प्रथम जनगणना है जो कि नवंबर 2011 में हुई थी, नवंबर 2011 में हुई थी, ये भी याद रखिए जाति के आधार पर। 1911 से 1921 का जो दशक है, 11 से 21 का जो दशक है, 1911 से 21, चाहे आपसे वो पूछ ले भारत, चाहे वो आपसे पूछ ले राजस्थान, ये दोनों में ही कमी वाला दशक है। जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि नहीं हुई थी, कमी आई थी। कौन से दशक में, 11 से 21 का जो दशक है, ये भारत और राजस्थान दोनों में कमी वाला दशक है। कल को पूछे कि ये बता दो भारत में वृद्धि वाला दशक कौन सा है, तो 61 से 71 का जो दशक है, ये भारत में वृद्धि वाला दशक है, ये भारत में वृद्धि वाला दशक है। और 71 से 81 का जो दशक है ना, 71 से 81 का जो दशक है, कॉलेज लेक्चरर में आया था ये क्वेश्चन, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि राजस्थान की जाति के आधार पर पहली जनगणना कब हुई, तो नवंबर 2011 में हुई। और ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था कि राजस्थान में वृद्धि वाला दशक बताओ, तो राजस्थान में वृद्धि वाला दशक 71 से 81 है, 71 से 81 है। खूब सारे प्रश्न बनते हैं सारणी पर, लेकिन बात है रट्टा नहीं मारना, समझना है इसको। देखो, भारत की पहली जनगणना 72, व्यवस्थित 81, स्वतंत्र भारत की पहली 51, ये भारत की 9वीं, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। दोनों में कमी वाला दशक 11 से 21। भारत में वृद्धि वाला दशक पूछे तो कह देना 61 से 71। राजस्थान में वृद्धि वाला दशक 71 से 81। एक का जनगणना आयुक्त कौन है, जयंत कुमार बोठिया, जयंत कुमार बोठिया। 11 का कौन था, सी चंद्रमौली। 11 की जनगणना जाति पर भारत की कौन सी है, दूसरी, राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली। तो भारत की जाति के आधार पर पहली कब हुई थी, 1931 में हुई थी। अब उसके बाद में कि 21वीं सदी की कौन सी है, तो ये भी कह देना ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। नमस्कार, तो अभी आप डेमो देख रहे हो रीट मुख्य परीक्षा कि संजय सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कैसे कराते हैं। तो आराम से देख लेना, अच्छा लग जाए तो पहले खुद ले लेना, उसके बाद अपने दोस्तों को बता देना और ये बता देना कि संजय सर ने केवल और केवल 3 दिसंबर के लिए ये ऑफर दिया है। उसके बाद कभी भी 699 में कोर्स नहीं मिलेगा, 1500 से 2000 रुपए में मिलेगा। तो अपने जितने भाई बंधु हैं उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको डेमो अच्छा लग रहा होगा। जय हिंद। अपना संबंध तो उपोषण से है, मुख्य रूप से भारत की बात करें तो उपोषण है ना, उपोषण और उष्ण दोनों के अंदर आ जाएगा। लेकिन राजस्थान मुख्य रूप से किस में आ रहा है, उपोषण कटिबंध में। इसी कारण हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि अपना जो राजस्थान है वो मुख्य रूप से उपोषण कटिबंध में आएगा, उपोषण कटिबंध में आएगा। जबकि जो दक्षिणी भाग है यानी कर्क रेखा के पास वाला वो कौन से कटिबंध में आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा। अब देखिए, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो आप कह दो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है सीधा 21 जून को चमकता है, 21 जून को चमकता है।
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, ये मकर रेखा है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत या भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर चमकता है? विषुवत या भूमध्य रेखा पर चमकता है। 2-3 बातें हैं, समझ लो इसको ढंग से। बताइए, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमक रहा है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो 21 जून का दिन भारत का सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को सूर्य चमकता है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर चमकता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो 21 जून का दिन भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो यह दिन भारत का सबसे छोटा दिन होता है। भारत का सबसे छोटा दिन होता है। बहुत आसान है, समझ लें तो। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य चमकता है विषुवत या भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य विषुवत या भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और जब इसके ऊपर चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर होते हैं। कहां मुश्किल है बताइए? 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर चमकता है? तो आप कह देना कि ये अपने 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत या भूमध्य रेखा पर चमकता है। अब एक बात और सुनिए, फिर भी मैं कहता हूं चलो आपको याद नहीं हुआ, आप दिमाग लगाओ। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी तीसरा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझ में आ गई बात? ये एक को याद रखो, आगे वाले 3 महीने प्लस करते चलो अपने आप। तारीखें तो याद रखनी है। ये याद है 21 और ये 22 है, 21 और 23 है, बीच में 21-23 है बस। तो हमारा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में। पहले जो शुरुआत में बात हुई, अब शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, यह दिन भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, यह दिन भारत का सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य विषुवत या भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस दिन सभी जगह दिन और रात बराबर होती है। अब चलते हैं आगे। कर्क रेखा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आप सबको पता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीप से गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। बताइए वापिस, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से? 3, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। अगर आपको याद हो तो मैंने याद करवाया था क्षेत्रफल का टॉपिक, तो उसमें बताया था आपको कि कर्क रेखा पर ये अपने बताया था कि विश्व का क्षेत्रफल में बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। तो ये बताओ फिर बड़ा कौन हो गया? एशिया, और छोटा हो गया उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? अफ्रीका। कम लंबाई कहां है? उत्तरी अमेरिका। कम लंबाई पूछ लिया आपसे तो उत्तरी अमेरिका याद रखिए। सर्वाधिक लंबाई कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका। कम लंबाई कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। कम लंबाई कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया।
छोटा कौन सा है? तीसरा छोटा, सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा और ये तीसरा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। ये है सबसे छोटा महाद्वीप, यानी कम लंबाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और अपने कह दें कि छोटा भी उत्तरी अमेरिका है। वापिस, कर्क रेखा कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। किस अक्षांश? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। सर्वाधिक लंबाई अफ्रीका, कम लंबाई उत्तरी अमेरिका, बड़ा महाद्वीप एशिया, छोटा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। अब है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहली बात यह कि है कौन कौन से ये? एक तो है गुजरात। 8 राज्यों के नाम अपने डिस्कस करने जा रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गुजरात, फिर दूसरा राजस्थान आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम। अब बताओ कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 1 नंबर पर गुजरात है, 2 नंबर पर राजस्थान है, 3 पर मध्य प्रदेश है, 4 पर छत्तीसगढ़ है, 5 पर झारखंड है, 6 पर पश्चिम बंगाल है, 7 पर त्रिपुरा है, 8 पर मिजोरम है। बनाने को तो आप ट्रिक बना लोगे, फिर भी याद कर लोगे, लेकिन जब जिस दिन उसने ये क्वेश्चन कर लिया कि कर्क रेखा पर पूर्व से पश्चिम में चलें तो 5वां राज्य बताओ, पश्चिम से पूर्व में आई तो छठा बताओ, नहीं बता पाओगे। ट्रिक बनाइए तो नहीं बता पाओगे, कंसेप्ट है तो बता दोगे। कंसेप्ट ये कहता है कि पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, 26वां राज्य बना, 28वां झारखंड बना था ना। थोड़ा सा अंदाजा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, कम लंबाई त्रिपुरा में है, कम लंबाई त्रिपुरा में है, कम लंबाई त्रिपुरा में है। कर्क रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? जो झारखंड की राजधानी है ना, वो कर्क रेखा के ऊपर है, बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, तो नजदीक राजधानी मुख्यालय है रांची यानी झारखंड। दूर हमारा जयपुर है, दूर तो हमारा जयपुर है। दूर कौन सा है? जयपुर है, ये याद रखिए। दूर राजधानी मुख्यालय पूछे तो जयपुर है। कर्क रेखा पर बड़ा, आपको पता है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ही राजस्थान है, तो उससे बड़ा फिर कौन होगा? बड़ा राजस्थान है। अब ये बताइए, कर्क रेखा पर बड़ा पूछे तो राजस्थान। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा राज्य बताओ, तो पहले आप ये बता दीजिए कि कर्क रेखा की बात ना करें, अपने भारत की बात करें तो सबसे छोटा गोवा, वो इस पर नहीं है। दूसरा छोटा सिक्किम, वो भी नहीं है। तीसरा त्रिपुरा, वो तो है तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? त्रिपुरा। अब बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश, कम लंबाई पूछ ले तो त्रिपुरा, नजदीक राजधानी पूछे तो रांची, दूर पूछे तो जयपुर है, बड़ा पूछे तो राजस्थान है, छोटा पूछे तो त्रिपुरा है, छोटा पूछे तो त्रिपुरा है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की राजस्थान के साथ।
नमस्कार। टॉपिक है राजस्थान के प्राचीन नाम। चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे छोटे से छोटा कोई एग्जाम हो, चाहे दिनेश बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, एक क्वेश्चन तो उठता ही उठता है यहां से। बस 200 कोई प्राचीन नाम है, अपने याद करेंगे अभी, और बार बार दोहराएंगे तो याद होगा। कम से कम 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से आप आंसर जरूर टिक कर लोगे। तो मेरे साथ बार बार आप दोहराते रहना और पूरा मैटर आपके पास होगा इस तरीके का कंप्लीट आपके पास। तो उसके अंदर साथ में नोट्स बनाओ, उनको बार बार पढ़ो। देखो, एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता, लेकिन बार बार पढ़ने से सबको याद होता है, ये फाइनल है। किसी को 2 बार पढ़ने से याद होता है तो किसी को 10 बार। तो मैं ये कहता हूं कि बार बार मेहनत करेंगे तो याद होगा। नक्शों के आधार पर टोटल ये नाम है। जिस तरीके से नक्शा चलेगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, वैसे ही प्राचीन नाम चलेंगे क्रम से। सबसे पहले गंगानगर। गंगानगर को बोलते थे सबसे पहले रामू जाट के ढाणी। रामू जाट के ढाणी श्री गंगानगर। रामू जाट के ढाणी किसे कहते थे? श्री गंगानगर को बोलते थे। फिर उसके बाद वो बन गया रामनगर, तो रामनगर भी श्री गंगानगर। रामनगर भी श्री गंगानगर। रामू जाट की ढाणी श्री गंगानगर, रामनगर श्री गंगानगर। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो मिला क्षेत्र था वो योध्य क्षेत्र होता था। गंगानगर वैसे तो बोलते थे श्री गंगानगर को योध्य क्षेत्र। फिर हुआ क्या कि गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हो गया, तो गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ का मिला क्षेत्र क्या कहलाने लगा? योध्य क्षेत्र। अब ये बताओ, घग्गर नदी कौन से 2 जिलों में बहती है? आप कहोगे गंगानगर, हनुमानगढ़। उसी गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को घग्गर के कारण घग्गर क्षेत्र का नाम मिल गया। तो गंगानगर व हनुमानगढ़। घग्गर क्षेत्र आए तो भी गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएगा। घग्गर को ही तो नाली बोलते हैं, घग्गर को ही तो नाली क्षेत्र बोलते हैं। तो बात तो वही आ गई ना वापिस, नाली क्षेत्र भी क्या कहोगे? गंगानगर व हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ एक ही बात है। अब ये बताओ, घग्गर कोई नाली और उसी को ही सरस्वती बोलते हैं ना, घग्गर को सरस्वती बोलते हैं, तो सारस्वत क्षेत्र भी वही आ जाएगा, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। सारस्वत क्षेत्र पूछे तो भी श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। 2 बार 4 बार दोहराएंगे याद रहेगा, 2 बार 4 बार दोहराएंगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हम दोहराते रहेंगे तो याद रहेगा, तो कोशिश करेंगे तो 100% याद रहेगा। रामू जाट की ढाणी आप कह दो गंगानगर, रामनगर गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ को मिला दो योध्य क्षेत्र। यहां पर घग्गर बहती थी, घग्गर क्षेत्र। घग्गर को नाली बोलते हैं, नाली क्षेत्र, सारस्वत क्षेत्र। चुंगेर, अनूपगढ़ को बोलते थे चुंगेर, अनूपगढ़ को बोलते थे चुंगेर, ये याद रखिए। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में है, अनूपगढ़ श्री गंगानगर, अनूपगढ़ श्री गंगानगर, अनूपगढ़ को चुंगेर। थड़ी बहुत शानदार प्रश्न है, थड़ी किसे कहते हैं? गंगानगर का दक्षिणी भाग, सरदार शहर, चूरू और बीकानेर का जो मिला क्षेत्र है वो थड़ी क्षेत्र है। गंगानगर का दक्षिणी भाग, गंगानगर का दक्षिणी भाग, श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, सरदार शहर चूरू, सरदार शहर चूरू, सरदार शहर चूरू प्लस बीकानेर, वह बीकानेर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं थड़ी क्षेत्र। आपसे पूछे थड़ी बोली, थड़ी बोली इसी क्षेत्र में बोली जाती है, गंगानगर के दक्षिणी भाग, सरदार शहर चूरू और बीकानेर में। लूणी का उत्तरी भाग थड़ी कहलाता है, लूणी नदी का उत्तरी भाग थड़ी कहलाता है। लूणी का उत्तर पूर्वी भाग काला बुरा डूंगर कहलाता है, उत्तरी भाग क्या कहलाता है? थड़ी कहलाता है। थड़ी क्षेत्र कहाँ है? गंगानगर, सरदार शहर चूरू और बीकानेर। थड़ी बोली भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है। फिर उसके बाद है राती घाटी बीकानेर, राती घाटी बीकानेर, राती घाटी बीकानेर, बीकानेर, राती घाटी बीकानेर, बीकानेर। बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 1488 में की थी। आपको याद है बीकानेर का नृत्य तो अग्नि नृत्य है।
बीकानेर का नृत्य तो अग्नि नृत्य। और बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 में की थी। राव बीका ने 1488 में की थी। राप्ती घाटी बीकानेर को बोलते हैं। जंगल प्रदेश बीकानेर, मुख्य रूप से तो जंगल का मतलब है बीकानेर, जंगल प्रदेश का मतलब है बीकानेर। बीकानेर जोधपुर व नागौर का कुछ क्षेत्र, जोधपुर व नागौर का कुछ क्षेत्र, जोधपुर व नागौर का कुछ क्षेत्र, वो क्या कहलाता था? जंगल प्रदेश। अब ये बताओ, जो जंगल है, जंगल को ही जांगलू, जंगल को जांगलू, कुरु जांगला, कुरु जांगला, माद्रिय जांगला, माद्रिय जांगला, सेम नाम आ जाएंगे। जंगल को ही जांगलू, जांगलू, कुरु जांगला, माद्रिय जांगला के नाम से जाना जाता था। जंगल किसको बोलते थे? बीकानेर। बीकानेर व नागौर जोधपुर का जो क्षेत्र था वो जंगल प्रदेश था। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। जंगल की राजधानी, जंगल की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अगर मैं वापस लिख देता हूं यहां पर अहिछत्रपुर, तो अहिछत्रपुर का नया नाम है नागौर। अहिछत्रपुर का नया नाम हो जाएगा नागौर। तो जंगल कौन सा था? बीकानेर। जंगल को जांगलू, कुरु जांगला, माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। जंगल प्रदेश का पूर्वी भाग स्पादलक्स कहलाता था। जंगल का पूर्वी भाग स्पादलक्स कहलाता था। जंगल का पूर्वी भाग स्पादलक्स कहलाता था। पूर्वी भाग स्पादलक्स कहलाता था। कि जंगल प्रदेश था उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता था? तो स्पादलक्स कहलाता था। यह भी याद रखिए कि जंगल का पूर्वी भाग स्पादलक्स कहलाता था। स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी थी। स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी थी। याद रखिएगा कि स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी थी। स्पादलक्स की राजधानी, तो स्पादलक्स की राजधानी कौन सी होती थी? शाकंभरी। शाकंभरी का नया नाम सांबर है। याद रखिएगा कि शाकंभरी का अगर आपसे पूछ ले नया नाम बताओ क्या है, तो शाकंभरी का नया नाम सांबर है। शाकंभरी का नया नाम सांबर है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, आप सब जानते हैं। बिजोलिया शिलालेख से इसकी जानकारी भी मिलती है, तो वैसे याद रखिएगा। अब वापिस रिपीट कर रहा हूं। रामू जाट की ढाणी गंगानगर, रामनगर गंगानगर, योध्य क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़, योध्य को ही बोलते हैं घग्गर क्षेत्र, उसी को ही बोलते हैं नाली क्षेत्र, उसी को ही बोलते हैं सारस्वत क्षेत्र। अनूपगढ़ था चुंगेर, राप्ती घाटी बीकानेर, जंगल प्रदेश बीकानेर, नागौर जोधपुर का कुछ क्षेत्र। जंगल को ही जांगलू, कुरु जांगला, माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। जंगल की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का नया नाम नागौर। स्पादलक्स, जंगल का पूर्वी भाग स्पादलक्स, स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी। शाकंभरी का नया नाम सांबर था। शाकंभरी का नया नाम सांबर था। नमस्कार। तो अभी आप डेमो देख रहे हो रीट मुख्य परीक्षा कि संजय सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कैसे कराते हैं। तो आराम से देख लेना, अच्छा लग जाए तो पहले खुद ले लेना, उसके बाद अपने दोस्तों को बता देना और ये बता देना कि संजय सर ने केवल और केवल 3 दिसंबर के लिए ये ऑफर दिया है। उसके बाद कभी भी 699 में कोर्स नहीं मिलेगा, 1500 से 2000 रुपए में मिलेगा। तो अपने जितने भाई बंधु हैं उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको डेमो अच्छा लग रहा होगा। जय हिंद। लेकिन मुख्य रूप से पर्यटन का जो इंट्रो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और पेपर में क्वेश्चन आता है यहां से फिक्स। तो मेरे साथ दोहराते रहना और बहुत शानदार तरीके से आपको याद होगा। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि भारतीय पर्यटन दिवस, जबकि भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगर कोई पूछे कि भारत की पर्यटन थीम क्या है, देखो अपना देश। भारत की पर्यटनीय थीम, अगर पूछे कि भारत की पर्यटन थीम बताओ कौन सी है, तो भारत की
पर्यटन थीम है देखो अपना देश, देखो अपना देश। ये भारत की पर्यटन थीम है, देखो अपना देश। वापिस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। भारत की पर्यटन थीम बताओ, देखो अपना देश, देखो अपना देश। यूएनओ ने सन 2003 को, यूएनओ ने सन 2003 को अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म, अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया था सन 2003 को। वापिस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत की पर्यटन थीम बताओ, देखो अपना देश। यूएनओ ने किस वर्ष को? 2003 को। किस रूप में? अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया। अगर कोई पूछे कि भारत का पर्यटन मंत्री, भारतीय पर्यटन मंत्री, या मैं लिख देता हूं केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री केसी रेड्डी। आज मैं ये आपको बता रहा हूं, हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद चेंज भी हो जाए, तो थोड़ा बहुत है उनको आप चेंज जरूर कर लेना। उस समय जब पेपर हो कोई भी आपका, तो आप करंट को जरूर पढ़कर जाओ कि करंट में इसका मंत्री कौन है। तो केसी रेड्डी। राजस्थान का पर्यटन मंत्री यानी राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? राज्य पर्यटन मंत्री अगर पूछे तो आप कहो विश्वेंद्र सिंह। कि राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। राज्य पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह। केंद्रीय केसी रेड्डी, राज्य पर्यटन मंत्री पूछे विश्वेंद्र सिंह। भारत का पर्यटन वाक्य कौन सा है? भारत का पर्यटन वाक्य कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का पर्यटन वाक्य अगर पूछे तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। भारत का पर्यटन वाक्य है अतिथि देवो भव। राजस्थान का पर्यटन वाक्य कौन सा है? भारत का पर्यटन वाक्य है अतिथि देवो भव। भारत का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन। प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन है। अब है कि इसका अगर पूछ लिया आपसे कि भी ब्रांड एम्बेसडर बताओ कौन है? ब्रांड एम्बेसडर तो प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन है। ये भी याद रखना, प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अच्छा पर्सन है, आने को आ भी सकता है कभी। अब बात करते हैं कि राजस्थान का पर्यटन वाक्य कौन सा है? राजस्थान का पर्यटन वाक्य, कि राजस्थान का पर्यटन वाक्य बताओ कौन सा है? पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। ये राजस्थान का पर्यटन वाक्य है। कल को पूछे ये कब बना था? तो 2019 में बना था, जनवरी 2019 में बना था। पधारो म्हारे देश पर्यटन वाक्य है। पर्यटन वाक्य पूछे तो कह देना पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। फिर उसके बाद में कि अगर कोई पूछ ले आपसे पर्यटन थीम, राजस्थान की पर्यटन थीम कौन सी है? तो पर्यटन थीम अगर आपसे पूछे तो आप ये कहो कि राजस्थान की जो पर्यटन थीम है ना, वो है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य। अच्छा प्रश्न है, कभी कभी आता है ये, भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य। ये शानदार प्रश्न है। एग्जाम में जिस दिन आएगा ना, उस दिन पता लगेगा कि अरे वाक्य अलग था और थीम अलग थी।
तो द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य, याद रखिए ये है पर्यटन थीम। और अगर कोई पूछे कि राजस्थान का पर्यटन लोगो बताओ, पर्यटन लोगो बताओ, तो याद रखना कि राजस्थान का पर्यटन लोगो एक तो होता है रंगोली का चित्र, एक तरफ तो रंगोली का चित्र बना होता है और एक तरफ बैठा होता है ऊंट। ये है राजस्थान का पर्यटन लोगो, एक तरफ रंगोली का चित्र है, एक तरफ ऊंट बैठा है। ये राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन लोगो। पर्यटन थीम बताओ तो आपके देना भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान का पर्यटन वाक्य बताओ, वर्तमान में कौन सा है, पधारो हमारे देश। ये बना कब था, 2019 में। अब पूछे कि पूर्व में पर्यटन वाक्य कौन सा था, पूर्व में राजस्थान का पर्यटन वाक्य, राजस्थान का पर्यटन वाक्य कौन सा था पूर्व में, तो पूर्व में था जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। यह आरएस प्री में दिखा भी था, एक बार आया था, जाने क्या दिख जाए, 2016 में बना था। ये पूछे कि ये कब बना था, तो 2016 में बना था। राजस्थान का पूर्व में पर्यटन वाक्य क्या था, तो कह देना जाने क्या दिख जाए। पूर्व में पर्यटन लोगो क्या था, एक ऊंट इधर बैठा है मुंह करके, एक इधर बैठा है, क्या पता इधर वाले को क्या दिख जाए, क्या पता इधर वाले को क्या दिख जाए। ये पहले होता था पर्यटन लोगो। वर्तमान में लोगो कौन सा है, एक ऊंट और एक रंगोली का चित्र। शायद एक ऊंट को कुछ दिख गया होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। भारत की पर्यटन थीम देखो, भारत की पर्यटन थीम अगर कोई पूछे तो देखो अपना देश। यूएनओ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया, तो कह देना 2003 को। केंद्रीय पर्यटन मंत्री बताओ, केसी रेड्डी। राज्य पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, राज्य पर्यटन मंत्री पूछे तो विश्वेंद्र सिंह है। भारत का पर्यटन वाक्य बताओ तो आप कह देना अतिथि देवो भव। ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन। राजस्थान का पर्यटन वाक्य बताओ तो आप कहो पधारो हमारा देश, 2019 में बना। इससे पहले पूर्व में कौन सा था, जाने क्या दिख जाए। थीम क्या है, भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य। अगर पूछे लोगो तो एक रंगोली और एक ऊंट का चित्र है। पूर्व में था जाने क्या दिख जाए, 2016 में बना था ये। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि 2008 में पर्यटन वाक्य क्या था, 2008 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य, राजस्थान का क्या था, तो आप कहो कि 2008 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य था। कौन सा पर्यटन वाक्य था, रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, कलरफुल राजस्थान। कलरफुल राजस्थान लिखूं या इसको लिख दो रंगीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, या हम कह सकते हैं रंगीलो राजस्थान। 2008 में था ये। अगर पूछे राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य, बहुत शानदार प्रश्न बता रहा हूं मैं अब आपको, राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य कौन सा था, प्रथम पर्यटन वाक्य, और पहला था डोला मारू। पहला पर्यटन वाक्य कौन सा था, डोला मारू था। डोला मारू ये पर्यटन वाक्य राजस्थान में अगर कोई ये पूछ ले बना कब था, तो 1978 में बना था। ये 1978 में बना था। ये राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य है, 1978 में बना था। अब इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई डोला मारू नृत्य कहां का है, कि डोला मारू नृत्य बताओ कहां का है, तो कह दो झालावाड़ का है। डोला मारू नृत्य कहां का है, झालावाड़ का है। डोला मारू गीत कहां का है, डोला मारू गीत कहां का है, तो सिरोही का है। डोला मारू गीत है सिरोही का। डोला मारू आरटीडीसी का होटल भी है बीकानेर में। डोला मारू आरटीडीसी होटल अगर पूछे कहां पर है, तो कह देना बीकानेर में होटल भी है। एक है डोला मारू रा दूहा, कवि कलोल की रचना है। डोला मारू रा दूहा, ये किसकी रचना है, ये कवि कलोल की रचना है।
ये कवि कल्लोल की रचना है, ये याद रखिए। ढोला मारूरा दूहा। अगर कोई पूछे ढोला मारू चित्र, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ढोला मारू चित्र कहां का है, ढोला मारू चित्र, बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, ये चित्र शैली है जोधपुर की, वहां का है। ढोला मारू चित्र अगर आपसे पूछे तो जोधपुर का कह दीजिएगा। और अगर कोई आपसे ये कह दे ढोला मारू टूरिज्म कहां प्रस्तावित है, ढोला मारू टूरिज्म, ढोला मारू टूरिज्म कहां प्रस्तावित है, प्रस्तावित कहां पर है, तो ये जैसलमेर में है। ढोला मारू टूरिज्म कहां प्रस्तावित है, जैसलमेर में प्रस्तावित है। तो ये कई ढोला मारू है आपको जो याद रखनी है। ढोला मारू राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य ढोला मारू पर्यटन वाक्य 1978 में बना था। आपसे पूछे ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का, ढोला मारू गीत सिरोही का, ढोला मारू रादूहा कवि कल्लोल की रचना है। फिर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ ढोला मारू चित्र किस चित्र शैली का है, तो जोधपुर का है। ढोला मारू टूरिज्म, ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहां प्रस्तावित है, तो ये जैसलमेर में है। ये कहां पर है, तो आप ये कह देना ये ढोला मारू टूरिज्म तो जैसलमेर में है। तो ये खूब सारे क्वेश्चन है और एक ही बात के साथ जुड़े हुए हैं और वो है ढोला मारू के साथ। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, 31 अक्टूबर 1983 में मिला था, 31 अक्टूबर 1983। खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी हुआ, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1988। कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, ये याद रखिए। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो खेजड़ी को दर्जा मिला 31 अक्टूबर 1983। इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1988, 60 पैसे का हुआ था, यह भी याद रखिएगा। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। भारत का सुनहरा वृक्ष कहते हैं, खेजड़ी को भारत का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं, भारत का सुनहरा वृक्ष। राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं खेजड़ी को। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष। इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, भारत का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी है, ये तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी है, ये भी याद रखिए। राज्य वृक्ष समी के रूप में अपनाया गया है खेजड़ी का, क्योंकि बिश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी को समी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये है तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, दर्जा मिला 1983 में, डाक टिकट जारी हुआ 5 जून 1988 में, 60 पैसे का। वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, भारत का सुनहरा वृक्ष, तेलंगाना का राज्य वृक्ष, तेलंगाना का राज्य वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक कहां देखे जा सकते हैं? खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक तो शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं।
शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में देखे जा सकते हैं? नागौर। नागौर जिले में देखे जा सकते हैं। नागौर जिले में देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? पूजा होती है विजयादशमी। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? विजयादशमी। विजयादशमी या दशहरे पर होती है, दशहरे पर होती है। ये कब आता है? ये आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है, ये याद रखिए। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी या दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी के नीचे किसका मंदिर या थान बना होता है? खेजड़ी के नीचे, खेजड़ी के नीचे गोगा जी और झुंझार बाबा, गोगा जी व झुंझार बाबा, झुंझार बाबा का मंदिर या थान बनाया जाता है, मंदिर या थान बना होता है, ये भी याद रखिएगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, दर्जा मिला 31 अक्टूबर 1983। खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ 5 जून 1988। कितने पैसे का हुआ था? 60 पैसे का। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, भारत का सुनहरा वृक्ष, तेलंगाना का राज्य वृक्ष। सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष वाटी क्षेत्र में जिला पूछे तो नागौर। इसके नीचे किसका मंदिर या थान होता है? गोगाजी झुंझार बाबा। इसकी पूजा कब होती है? विजयादशमी या दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है विजयादशमी या दशहरे पर, और इसके नीचे गोगाजी और झुंझार बाबा का मंदिर या थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी भाषा में, खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है। पंजाबी व हरियाणवी भाषा में जांटी कहते हैं। खेजड़ी को तमिल में पेयमेय कहते हैं। तमिल भाषा में पेयमेय के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में छोंकड़ा के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में इसे छोंकड़ा के नाम से जाना जाता है। छोंकड़ा। खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में शमी कहते हैं। खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में शमी कहते हैं। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में जांटी, तमिल में पेयमेय, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में छोंकड़ा, बिश्नोई संप्रदाय में शमी, स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में सिमलो के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा अगर पूछे खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो, बंगाली में साईगांच कहते हैं। खेजड़ी को बंगाली भाषा में साईगांच कहते हैं। बंगाली भाषा में साईगांच के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं। मिंजर। खेजड़ी की हरी फली को सांगरी कहते हैं। खेजड़ी की हरी फली को सांगरी कहते हैं। तो सूखी फली को खोखा कहते हैं। हरी फली सांगरी, तो खेजड़ी की सूखी फली को खोखा कहते हैं। सूखी फली को खोखा कहते हैं, ये याद रखिएगा। सूखी फली को खोखा। और खेजड़ी की पत्तियों से बने चारे को, पत्तियों से बने चारे को लूंग या लूम के नाम से जाना जाता है। लूंग या लूम के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में जांटी, तमिल में पेयमेय, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में छोंकड़ा, बिश्नोई संप्रदाय में शमी, स्थानीय भाषा में सिमलो, बंगाली में साईगांच, फूल को मिंजर, हरी फली को सांगरी, सूखी फली को खोखा, पत्तियों से बने चारे को लूंग या लूम के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी की वैज्ञानिकों ने आयु कितनी मानी? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि खेजड़ी की वैज्ञानिकों ने आयु कितनी मानी।
वैज्ञानिकों ने इसकी आयु मानी थी, वैज्ञानिकों ने इसकी आयु मानी 5000 वर्ष। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं जल और थल की, और सबको पता है जल ही जीवन है। कल को पूछे जल कितने प्रतिशत भाग पर है, तो वैसे देखा जाए तो 70-30। भाई आपसे पूछे जल कितना 70 और स्थल कितना 30, लेकिन सही आंकड़ा है 70.80, तो इधर से 29.2, 71 29 हो जाएगा लगभग। तो जल का प्रतिशत कितना है, आप कह दो 70.8। जल का प्रतिशत कितना है, तो 70.8। तो स्थल कितना है, जल है 70, तो फिर स्थल कितना है, स्थल पूछे तो 29.2, 29.2। जल का मतलब है महासागर और स्थल का मतलब है महाद्वीप। सबसे पहले महासागर से शुरुआत करते हैं, फिर महाद्वीप, फिर देश, फिर भारत, फिर राज्य, फिर जिले। तो सबसे बड़ा महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर पूछे तो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है। विश्व में कुल कितने महासागर हैं, 5। विश्व में कुल कितने महासागर हैं, 5। दिमाग में आएगा कि नहीं सर विश्व में तो 7 है, 7 तो महाद्वीप है, 7 तो महाद्वीप है, और 5 हैं महासागर, 5 हैं महासागर। ये बात अलग है कि कुछ किताबों में 4 भी लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 4 भी लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो अंटार्कटिक है ना उसको उस श्रेणी में नहीं मानते, लेकिन ऑथेंटिक किताबों में 4 भी है और 5 भी है। दोनों आए तो जो मर्जी कर देना, प्रश्न डिलीट हो जाएगा। तो कुल कितने महासागर हैं, 5। कुल कितने महासागर हैं, 5। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर, तो आपने कह दिया प्रशांत। सबसे छोटा बताओ तो कह दो आर्कटिक। कुल बताओ तो कह दिया 5। अब ये 5 महासागर है कौन कौन से, इसके ऊपर अपने को डिस्कस करना है। ये 5 महासागर कौन कौन से हैं, पूरा ध्यान से इस तरीके से बोलना है इसको। प्रशांत अंध, प्रशांत अंध हिंद, प्रशांत अंध हिंद अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। कुल कितने, 5। क्रम बताओ, प्रशांत अंध हिंद अंटार्कटिक आर्कटिक। तरीका यही रखना तो बहुत आसान लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। फिर हम बात करें कि प्रशांत महासागर जिसकी आकृति है त्रिभुज के जैसी, अंध या अटलांटिक एस, हिंद एम, आर्कटिक डी आकृति। आर्कटिक पूछे तो डी आकृति का है। जल कितना है, 70.80, तो स्थल कितना है, 29.2। जल ही जीवन, तो जल ज्यादा स्थल कम। जल का मतलब महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। कुल कितने, 5। क्रम बताओ, प्रशांत अंध हिंद अंटार्कटिक आर्कटिक। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। आप ये बता दो कि गांधी जी कौन से महाद्वीप के हैं, चलाओ दिमाग अपना।
गांधी जी कौन से महाद्वीप के हैं? अरे दिमाग चलाने की आवश्यकता क्या है, गांधी जी अपने ही तो हैं। अपने कौन से महाद्वीप में? एशिया। तो गांधी जी कौन से महाद्वीप के हैं? एशिया। लो याद होगी बात। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा एशिया। गए थे गांधी जी अफ्रीका, तो 2 नंबर पर आ गया अफ्रीका, 2 नंबर पर अफ्रीका। 3 पर उत्तरी अमेरिका है, 3 पर उत्तरी अमेरिका है। फिर भी नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है मैं तीसरे पर हूं, समझ लो बस। तीसरा कह रहा है मैं तीसरे पर हूं। उत्तर के नीचे तो हमेशा ही दक्षिण आता है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 5वां अपवाद है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। जो चौथे पर महाद्वीप महासागर है वो 5वें पे महाद्वीप भी है। छठा तो यूरोप है, छठा तो यूरोप है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो छठा कह रहा है भाई साहब देखो ध्यान से, मैं 6 पर ही हूं, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो। कितने पर है? 6 पर। 7वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। छोटा ऑस्ट्रेलिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, जल 70.8, स्थल 29.2, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, छोटा आर्कटिक। कुल कितने? 5। क्रम बताओ। प्रशांत, अंध, हिंद, अंटार्कटिक, आर्कटिक। बड़ा महाद्वीप एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया। कितने? 7। क्रम से बताओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार। तो अभी आप डेमो देख रहे हो रीट मुख्य परीक्षा कि संजय सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कैसे कराते हैं। तो आराम से देख लेना, अच्छा लग जाए तो पहले खुद ले लेना, उसके बाद अपने दोस्तों को बता देना और ये बता देना कि संजय सर ने केवल और केवल 3 दिसंबर के लिए ये ऑफर दिया है। उसके बाद कभी भी 699 में कोर्स नहीं मिलेगा, 1500 से 2000 रुपए में मिलेगा। तो अपने जितने भाई बंधु हैं उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको डेमो अच्छा लग रहा होगा। जय हिंद। नमस्कार। राजस्थान में जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम। आप बड़े से बड़ा कोई एग्जाम जैसे आरएस का उठा लो, चाहे को छोटे से छोटा एग्जाम उठा लेना, एक प्रश्न आता ही आता है। कभी वो तालाबों की नगरी पूछता है, तो कभी वो राजस्थान की द्वितीय काशी पूछता है, कभी वो मुरुसल का प्रवेश द्वार पूछता है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आता ही आता है। जिलों के आधार पर जिस तरीके से मैंने आपको जिले याद कराए उसी तरीके से ये सारे नाम हैं और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें फैक्ट है और ओनली फॉर रट्टा है। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि याद ना हो। मेरे साथ दोहराते रहना, नोट्स बनाते रहना, बार बार डिस्कस होगी तो याद भी होगा। राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? तो श्री गंगानगर को। राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? तो श्री गंगानगर को कहते हैं। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर, अन्न का कटोरा गंगानगर। फलों की नगरी श्री गंगानगर, फलों की नगरी श्री गंगानगर, फलों की नगरी श्री गंगानगर। अन्नागार, अन्न का कटोरा गंगानगर। फल है तो बाग है, बागों में फल है तो बागानों की भूमि भी श्री गंगानगर, बागानों की भूमि भी श्री गंगानगर। थोड़ा सा अंदाजा रखोगे ना तो गलत नहीं होगा। अन्न, अन्न, अन्नागार, फल, बाग, बागानों की भूमि, वैसे याद कर लो। ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं, ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं, ऊन का घर बीकानेर। आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल पूछे ना तो कौन सी है? सबसे ज्यादा ऊन जैसलमेरी देती है, लेकिन अच्छी ऊन तो चोखला देती है, अच्छी ऊन तो चोखला देती है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं, लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं मूंगफली उत्पादन के कारण, मूंगफली उत्पादन के कारण कहते हैं।
रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील बीकानेर को कहते हैं। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील बीकानेर को कहते हैं। कोलायत झील बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सुंदर उद्यान। राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा गंगानगर, बाग बागों में फल गंगानगर, बागानों की भूमि गंगानगर, फलों की नगरी गंगानगर, ऊन का घर बीकानेर, राजस्थान का राजकोट, लूण करणसर बीकानेर, राजस्थान का सुंदर उद्यान कोलायत झील बीकानेर को। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, याद रखिएगा। इसके ऊपर आगे फिर आएगा, तब हम पढ़ेंगे कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर, सुवर्णगिरी जालोर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर, सुवर्णगिरी जालोर आ जाएगा। हवेलियों का शहर है जैसलमेर, हवेलियों का शहर है जैसलमेर, हवेलियों का शहर जैसलमेर। हवेलियों में ही तो झरोखे होते हैं, फिर झरोखों का शहर है जैसलमेर, झरोखों का शहर है जैसलमेर। और हवेलियां, झरोखे, हवेलियां गलियों के ऊपर बनी हुई है, तो गलियों का शहर भी जैसलमेर, गलियों का शहर भी जैसलमेर, गलियों का शहर जैसलमेर। और हवेलियों में लगा दो पंखे, तो पंखों की नगरी जैसलमेर, पंखों की नगरी जैसलमेर। पंखा, पवन, हवा, पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा जैसलमेर याद है आपको। और हवेली वाले सुनते हैं म्यूजियम, तो म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर, म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर, म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। पहले क्या था, काले पानी की सजा दी जाती थी। काले पानी की सजा देते थे ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खुली जेल है, वहां ले जाकर के किसी को छोड़ दो, चारों तरफ समुद्री समुद्र है, और उसको कह दो कि भाग ले, जहां भाग सकता है भाग के जाए, कहां बेचारा, समुद्री समुद्र है, पानी खारा, पानी पिए तो मरे, ना पिए तो मरे। इधर रेगिस्तान के दौरों में छोड़ दो, जैसलमेर वाले में पानी नहीं है, वैसे ही मरे। तो इसको क्या कहा जाता था? राजस्थान का अंडमान। अब थोड़ी सी बात है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अब देखो कि हवेलियों की नगरी जैसलमेर, हवेली में झरोखे जैसलमेर, हवेलियां बनी हुई थी गलियों पर, गलियों का जैसलमेर, हवेलियों में लगा दिए पंखे, पंखों की नगरी जैसलमेर, हवेली में पंखे लगाकर सुना म्यूजियम, म्यूजियम सिटी जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर। 2 बार 4 बार पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। नमस्कार, राजस्थान की वन संपदा का टॉपिक लेके आया हूं, और आर्थिक समीक्षा जो अब की बार है उसके आंकड़े, जो नवीनतम आंकड़े हैं उन्हीं के साथ में आपसे बात करूंगा। और फैक्ट हैं खूब सारे इसके अंदर, लेकिन हम इतनी बार दोहराएंगे कि ये सारे फैक्ट हमें टिप्स पर याद होंगे। और आशा करता हूं कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ में मेरे साथ दोहराते रहेंगे, तो ये आपको याद भी हो जाएगा। शुरुआत करते हैं वन संपदा की, कि जो वन संपदा है ये संविधान में किस सूची का विषय है? वन संपदा संविधान में किस सूची का विषय है? तो संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जो कि पहले वन संपदा संविधान में राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। पहले यह राज्य सूची का विषय थी, और वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा जो वन संपदा है उसे राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल कर दिया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। यह प्रश्न आ सकता है कि वन संविधान में किस सूची का विषय है, तो आप कहो कि समवर्ती सूची का।
पहले किस सूची का विषय था? तो ये राज्य सूची का। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब उसके बाद में एक प्रश्न है कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, ये किसका कथन है? उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, याद रखना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाया जाता है। वापिस, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे पूछे कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को ही पता है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछे ना, एक होता है ना कि भाई इनमें दिवसों में सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, तो यही है विश्व पर्यावरण दिवस, ये याद रखिएगा। 5 जून को मनाया जाता है। खिजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। खिजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूएनओ ने सन 2003 को, यूएनओ ने सन 2003 को अंतरराष्ट्रीय, यूएनओ ने सन 2003 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया था। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया। फिर रिपीट कर रहा हूं, वन संपदा संविधान में किस सूची का विषय है? तो कह दो समवर्ती सूची का विषय है। पहले यह राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद में आपसे पूछे कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। खिजड़ली दिवस 12 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। यूएनओ ने किस वर्ष को? 2003 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया। अब आपसे पूछे
कि आप ये बताओ कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, आपसे पूछे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक है जाम्बोजी, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में पूजा जाता है जाम्बोजी को। पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी, पर्यावरण वैज्ञानिक पूछे तो जाम्बोजी कह देना, पर्यावरण वैज्ञानिक। अगर पूछे वृक्ष रक्षा व वन्य जीव रक्षा के लिए संदेश, आपसे पूछे वृक्ष रक्षा या वन्य जीव रक्षा, वन्य जीव रक्षा के लिए संदेश देने वाले, तो भी आप कह देना जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। वृक्षारोपण के लिए संदेश, वृक्षारोपण के लिए संदेश, वृक्षारोपण के लिए संदेश अगर कोई पूछे तो संत राजा राम जी। किसने दिया था? संत राजा राम जी ने, संत राजा राम जी ने वृक्षारोपण के लिए संदेश दिया था। संत राजा राम जी ने वृक्षारोपण के लिए संदेश दिया था, ये याद रखिए। पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी, वन्य जीव रक्षा, वृक्षों के लिए रक्षा, तो आप कह देना जाम्बोजी। वृक्षारोपण के लिए संदेश किसने दिया? संत राजा राम जी ने दिया था, संत राजा राम जी ने दिया था। आप पूछे कि पेड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? पेड़ वाले बाबा काकापुरी को कहते हैं। पेड़ वाले बाबा, पेड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? काकापुरी को जाना जाता है। फेमस पर्सन है आजकल ये काकापुरी। और काकापुरी है कहां के रहने वाले? भिवाड़ी अलवर की। काकापुरी कहां के रहने वाले हैं? तो भिवाड़ी अलवर के रहने वाले हैं। काकापुरी भिवाड़ी अलवर के रहने वाले हैं। तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 कह सकते हो अक्टूबर। और अगर कोई पूछे पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी, वन्य जीव रक्षा जाम्बोजी, वृक्षारोपण के लिए संदेश संत राजाराम जी, और पेड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? तो काकापुरी को कहते हैं, काकापुरी को। भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में वन विभाग की स्थापना, भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जी भारत में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में की गई थी। कब की गई? 1854 में की गई थी। और 1854 में आपसे पूछे तो लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। ये भी याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई। भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब बनी? भारत की डलहौजी, याद रखिएगा इसके अंदर, तो डलहौजी। भारत की पहली वन नीति, भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई? तो भारत की जो पहली वन नीति थी वो बनी थी 1894 में। कि भारत की पहली वन नीति कब बनी? 1894 में बनी थी। राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला कानून बनाया था 1910 में। कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला कानून जोधपुर ने 1910 में। और वन अधिनियम हमने अभ्यारण्य में पढ़ा भी है इसको, कि राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला कानून, राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला अगर पूछे कानून, तो पहला कानून बनाया था जोधपुर ने। कब बनाया था? 1910 में बनाया था, 1910 में। वन अधिनियम, राजस्थान में
वन अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत बताओ। वन अधिनियम पारित करने वाली, वन अधिनियम पारित करने वाली अगर आपसे पूछे कि पहली रियासत कौन सी है, काम करो तो बढ़िया ही करो फिर, है ना, तो ढंग से लिखेंगे तो लिखा हुआ भी समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में वन अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत है अलवर। और अलवर ने ये वन अधिनियम कब बनाया था, कब पारित किया था, तो 1935 में किया था। अलवर ने किया था 1935 में। राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला कानून जोधपुर ने 1910 में। वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो कह देना 1935 में। किसने किया था, अलवर ने किया था। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई, अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई। आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुई थी। वन विभाग की स्थापना कब हुई, 1950 में। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई 1950 में। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी, 1952। इस वन नीति पर ही सारा काम है। अब जो बता रहा हूं कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी, 1952 में। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में बनी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वन संपदा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जो पहले की राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर कर दिया समवर्ती सूची में शामिल। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस पूछे तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता पूछे तो 22 मई को। पर्यावरण पूछे तो 5 जून को। खिजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। यूएनओ ने सन 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी, वन्य जीव रक्षा जाम्बोजी, वृक्षारोपण के लिए संदेश संत राजाराम जी, पेड़ वाले बाबा काकापुरी। भारत में वन विभाग की स्थापना 1854 डलहौजी। भारत की पहली वन नीति पूछे 1894। राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए कानून बनाया जोधपुर ने 1910। वन अधिनियम पारित हुआ अलवर 1935। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1950 में। वन विभाग की स्थापना, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में बनी थी, ये याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की